दोस्तों ड्रिफ्टर एक बैड वर्ड है और आपके सामने ये जो फोटो है ये है एल्फ्रेड वेगनर की, जिन्होंने दिया द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी 1912 में इन्होंने पब्लिश करी और जब ये थ्योरी पब्लिश हुई तो उस टाइम पर इस थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और एल्फ्रेड वेगनर को ड्रिफ्टर 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 कह के, और जो इनके फॉलोअर्स थे या फिर जिन्होंने भी इनके आइडियाज को लिया उनको ड्रिफ्टर ड्रिफ्टर कह के जियोलॉजिस्ट ने बेइज्जत किया। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है और जो रिसेंटली जो लेटेस्ट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली चीज, और ये थ्योरीज फॉर्म कैसे हुई हैं। आइए लेट अस बिगिन विदाउट फर्दर अड्यू। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएं और आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सिंपली पुट इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्टली, जी हां दोस्तों, मैसेज भी कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप ऐप। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इस कोड को स्कैन करना है और लिखना है पीडीएफ फ्री, और आज के लेक्चर की जो डेट है वो आपको डाल देनी है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दशहरे की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हैप्पी दशहरा, और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर भी जो आपके अंदर का रावण है आप उसको भस्म करके आगे बढ़ें और सक्सेस पाएं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, और इस थ्योरी को उस समय के जियोलॉजिस्ट ने माना क्यों नहीं। देखिए एल्फ्रेड वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये बात करते थे क्लाइमेट की, और क्लाइमेट के ही रिसर्च में ये लोग, ये पहले इंडिया गए, अमेजोन गए और वहां पर जाकर इन्होंने देखा कि इन रीजन्स में जहां पर कभी बर्फ पड़ती नहीं है यहां पर उन्हें ग्लेशिएशन के कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इंडिया में बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर कभी भी बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर इनको ग्लेशिएशन के कुछ एविडेंसेस मिले। ऐसे ही अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर भी इन्हें ग्लेशिएशन के कुछ प्रमाण मिले, कुछ, जी हाँ, एविडेंसेस मिले। अब दोस्तों ये जाते हैं ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में जाकर ये एक आइस शीट के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं, जिसके लिए ये अपना इग्लू उस आइस शीट के ऊपर ही बनाते हैं। अब ये आइस शीट जो होती है ये पानी के करंट के साथ साथ समुद्र में खिसकती है, ड्रिफ्ट करती है, तो उनको वहां से आइडिया आता है कि यार ये ड्रिफ्ट कर रहा है। तो इनके सामने दो चीजें थी। सबसे पहली चीज ये थी कि अगर ट्रॉपिकल रीजन में आपको आज ग्लेशिएशन के प्रूफ दिखते हैं, तो या तो पहली चीज ये हो सकती है कि जो सन और अर्थ है उसके बीच में ओरिएंटेशन बदली हो, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो ज्यादा टिल्ट हो पहले में भी, या फिर जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो चेंज हुआ हो। ठीक है, तो पहला था कि सन और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ है, इसीलिए पहले अमेजोन में या फिर इंडिया में हमें ग्लेशिएशन के प्रूफ मिले। या फिर दूसरा इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है वो बदली होगी। अब इन्होंने बोला कि यार मैं खुद देख चुका हूं कि किस तरीके से जो आइस शीट है वो ड्रिफ्ट होती है, तो आई एम गोइंग विद कॉन्टिनेंट्स। तो उन्होंने कहा कि यार जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर ड्रिफ्टिंग, नॉट अर्थ सन के बीच में ओरिएंटेशन में कोई बदलाव आया नहीं है आज तक। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग, नॉट दी सन अर्थ ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग, कॉन्टिनेंट्स हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि जो मेरी थ्योरी है, तो इन्होंने उस समय की जो थ्योरी दी उसका नाम दिया इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, इनकी जो थ्योरी का नाम था वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको हम शॉर्ट में सीडीटी बोलेंगे। अब देखो 1912 में एक थ्योरी आती है और एल्फ्रेड वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं, और ये जियोलॉजी की, जियो साइंसेस की एक सबसे बड़ी थ्योरी यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं। ये ऐसा हुआ कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं जाकर, एक पुल बन रहा है मेरे घर के पास, वहां जाकर एक सिविल इंजीनियर को बोलूं कि देखो भाई मैं भी एक इंजीनियर हूं, और ये जो आप खंबा बना रहे हो ना, ये जो पोल आप बना रहे हो ये गलत बन रहा है, इस पोल को आप थोड़ा सा ऊंचा बनाओ, इसके ऊपर जो आप बीम रख रहे हो उसको थोड़ा एंगल चेंज करो। तो वो बोलेगा आप कौन हो भाई, हु आर यू। मैं बोलूंगा मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वो बोलेगा
अपने आप घर जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो मेरी बात क्यों मानेगा, मेरे पास क्रेडेंशियल ही नहीं है ना। इसी तरीके से जब एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, और ये खुद एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, तो उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जिन लोगों ने इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया, इनके आइडिया को थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया, उनको डेरोगेटरीली ड्रिफ्टर्स कहा गया। जी हां दोस्तों, जो कि आज के टाइम पर भी एक बैड वर्ड है। अब इनकी थ्योरी के पीछे दो चीजें थी भाई। सबसे पहली चीज, आप कोई भी थ्योरी देते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ एविडेंस आपको देने पड़ते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर ने हमें 5 एविडेंसेस दिए थे। आइए सबसे पहले उन एविडेंसेस के बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों जो उन्होंने दी, वो दिया कि भैया जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, इनके पीछे फोर्स कहां से आ रही है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी, जी हां दोस्तों, थ्योरी। इनकी थ्योरी थी क्या। देखिए, एल्फ्रेड वेगनर ने सिंपली ये बोला कि एक टाइम पर, यानी कि आज से अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एक सिंगल लैंड मास क्रिएट करते थे। अब उस लैंड मास का नाम उन्होंने रखा पैनजिया। पैन यानी कि पैन अमेरिका, यानी कि होल, पूरा। जिया यानी कि अर्थ, है ना। तो पैनजिया वॉज द सुपर कॉन्टिनेंट, माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हैंड मेड डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, बिकॉज मेंस में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स अगर ज्वाइंट थे तो उसको कहा गया पैनजिया। और अगर सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट थे तो सभी के सभी ओशंस भी एक साथ रहे होंगे, तो उसका नाम उन्होंने रखा पैन, अगेन पैंथेलासा। तो ये एक सुपर ओशन था, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो। अब उनके अकॉर्डिंग पैंजिया दो हिस्सों में अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो टूटना शुरू हुआ। यानी कि जो पैंजिया है दोस्तों, इट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। जो नीचे वाला पार्ट था वो थोड़ा ज्यादा लार्जर था, और उसका नाम उन्होंने इंडिया के गोंड ट्राइब पर गोंडवाना रखा, बिकॉज वो ऑलरेडी इंडिया आए थे अपने रिसर्च के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों, ऊपर वाले का नाम उन्होंने एंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया रखा, लॉरेशिया रखा। और अगेन विद टाइम ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स थे, बड़े कॉन्टिनेंट्स थे, ये आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यू नो, जैसे कि अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहां पर ग्रीनलैंड है, यहां पर यू हैव यूरोप, यू हैव अफ्रीका, यू हैव अरेबिया, यू हैव इंडिया, ठीक है, यू हैव रशिया, यू हैव ऑस्ट्रेलिया। ये टूट गए, तो ये आज की दुनिया है। तो बेसिकली जो एंगारा लैंड है उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है, उसके अंदर ग्रीनलैंड था, उसके अंदर टोटल एशिया और यूरोप थे, एक्सेप्ट इंडिया एंड अरेबिया। ये सभी कॉन्टिनेंट्स इससे, एंगारा लैंड से निकले। और गोंडवाना के अंदर दोस्तों साउथ अमेरिका के साथ साथ एंटार्क्टिका था, एंटार्क्टिका के साथ साथ अफ्रीका था, अफ्रीका के साथ साथ इंडिया, अरेबिया था और ऑस्ट्रेलिया था। तो ये पूरी थ्योरी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैंजिया दो बड़े कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है, और आज का वर्ल्ड इस तरीके से दोस्तों क्रिएट होता है अबाउट 30-40 मिलियन ईयर एगो। अब मैं इस थ्योरी को आपको एनिमेशंस के थ्रू भी दिखा देता हूं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। एज यू कैन सी गाइस, ये क्या था, पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई थी, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट टुगेदर क्रिएटिंग पैंजिया, द सुपर कॉन्टिनेंट। ये जो पैंजिया था ये ब्रेकअप होता है इसका, ये पैंजिया कुछ इस तरीके से दिखता था, एंड इट ब्रोक लाइक दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये था दोस्तों व्हाट, दिस वाज दी व्हाट, ये था आपका एंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, एंड दिस वाज गोंडवाना लैंड। प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या हुआ, जी हां दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। पैंजिया टूटा दो में। ये सारे डायग्राम्स मेरे पास हैं 3D में, एनिमेशंस में, बट आपको अपनी एग्जामिनेशन में ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, जो मैंने हैंडमेड बनाकर आपको दिया है, दैट यू हैव टू ड्रॉ। सो आप यहां पर ये एनिमेशन देख सकते हैं कि हाउ द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड। जी हाँ। अब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपने इतनी बड़ी थ्योरी हमें दी, है ना, आप कुछ भी बात करते हो लाइफ में भी,
तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के 5 एविडेंसेस प्रोवाइड किए। आइए इन 5 एविडेंसेस की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला सबसे पहला यह है कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका की कोस्ट लाइन्स को देखें तो पजल के पीसेस की तरह परफेक्टली फिट होती हैं। और इसी चीज को उन्होंने जिग सॉ फिट कहा। जिग क्या होती है, जिग सॉ क्या होती है, आरी। आरी के जैसे दांत होते हैं वो परफेक्टली फिट होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे अगर आप मेरे ऊपर के दांत, नीचे के दांत देखें या फिर किसी भी इंसान के देखें तो उसके दांत भी परफेक्टली फिट होते हैं पजल की तरह। तो उन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी बाउंड्रीज अगर आप कोस्टलाइंस को देखें वो परफेक्टली फिट होती हैं लाइक दिस। तो पहला एविडेंस ये था, और ये एविडेंस पहले से भी डिस्कशन में था। एंटोनियो पेलेग्रीनी हो, ठीक है, या फिर और भी दूसरे दूसरे मैप मेकर्स थे जिन्होंने इस तरह के एविडेंसेस को पहले ही देखा। इसके साथ उन्होंने बोला कि हमें अक्रॉस द ओशन कोस्ट्स पर एक तरह की, एक एज की रॉक दिखाई पड़ती है। ये देखिए, अगर आप नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन को देखें तो यहां पर रॉक सेम टाइप की है और सेम एज की है। ग्रीनलैंड में भी कुछ सेम ही सीन है और यूरोप में भी इसी तरीके से। साउथ अमेरिका, अफ्रीका में सेम टाइप ऑफ रॉक्स आपको दिखती हैं, यानी कि रॉक्स एक टाइम पर एक साथ बनी होंगी, लेकिन उसके बाद विद टाइम ड्रिफ्टिंग के साथ दे स्प्लिट अप। थर्ड एविडेंस था ग्लेशियर के डिपॉजिट्स। देखिए, ग्लेशियर के डिपॉजिट्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से ग्लेशियर से आए हैं, किस तरीके, उनको हम टिलाइट्स कहते हैं। तो ग्लेशियर के डिपॉजिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, सेम टाइप ऑफ टिलाइट्स वी कैन सी। इसके साथ साथ प्लेसर डिपॉजिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देखो, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने इसी साल क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में। देखिए, ये आपके सामने लोड डिपॉजिट है, दिस इज नोन एज लोड डिपॉजिट। जब एक रॉक के अंदर आपको गोल्ड मिले तो आप उसको लोड डिपॉजिट कहते हैं। अब इस रॉक का इरोजन भी होगा, इस रॉक का आप देखेंगे वेदरिंग भी होगी, और वेदरिंग और इरोजन के बाद ये जो रॉक है ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद उसी मिट्टी को छान छान के आप उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी को आप प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, जिसको आप एलुवियल गोल्ड भी कहते हैं। जहां भी एलुवियल गोल्ड होता है, अप द स्ट्रीम आप जाएं अगर वहां से, तो आपको लोड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि अफ्रीका के गिनी कोस्ट पर एक कंट्री है घाना, जिसको आप गोल्ड कोस्ट कहते हैं। अब घाना के अंदर जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं उसके लोड डिपॉजिट्स आपको कहीं और मिले नहीं। तो क्वेश्चन ये उठा कि घाना के गोल्ड डिपॉजिट्स कहां पर हैं। तो वो देखने को मिला कि ब्राजील के अंदर दे आर लोकेटेड। वो कहां पर लोकेटेड है दोस्तों, ब्राजील के अंदर। क्यों, अगर यहां पर आपका गोल्ड है प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में, तो वो यहां से आया है एक टाइम पर, यहां से कोई रिवर ने इसको यहां डिपॉजिट किया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका दोस्तों नेक्स्ट एविडेंस। और लास्ट एविडेंस उन्होंने दिया कि हमें पूरे वर्ल्ड में डायनासोर्स के, खास रूप से जो टिरासिक जुरासिक पीरियड है उस टाइम के जो फॉसिल्स हैं वो एक जैसे मिलते हैं अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट। देखिए, आज के टाइम पर अगर आप साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो स्पीशीज हैं वो अफ्रीका से काफी ज्यादा अलग हैं। अफ्रीका के अंदर आपको लायंस, जिराफ्स, हिप्पोपोटेमस, राइनोसरस ऐसे जानवर मिलते हैं। वहीं साउथ अमेरिका में जैगुआर्स हैं, कैपाबेरास हैं, एनाकोंडास हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक टाइम पर सेम स्पीशीज थी अक्रॉस साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, जैसे कि ये डायनासोर ये हर जगह मिलता है। या फिर दोस्तों अगर आप देखें इस प्लांट के फॉसिल्स आपको अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, एंटार्क्टिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, जो ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि भैया ये कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पर एक साथ जुड़े हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज भी आपको मेरे भाई समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट क्रिटिकल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बात समझिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो उनकी इस थ्योरी को उस समय पर बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि आप इतनी बड़ी थ्योरी दे तो रहे हो, लेकिन ये तो बता दो कि जो कॉन्टिनेंट्स आप ड्रिफ्ट करवा रहे हो इसके लिए फोर्स कहां से आ रही है, एनर्जी कहां से आ रही है। अब देखो, एल्फ्रेड वेगनर एक ट्रेन्ड जियोलॉजिस्ट तो थे नहीं। एल्फ्रेड वेगनर वॉज नॉट अ ट्रेन्ड जियोलॉजिस्ट, है ना। वो क्या थे, वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, एक पेलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि देखें, जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं
इसकी एनर्जी आती है सबसे पहले टाइडल फोर्सेस से, यानी कि जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है ऑन दी अर्थ उससे, और दूसरी पोलर फ्लीइंग फोर्स, यानी कि हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पर कर रही है रोटेट, और एक रोटेशन हमारी अर्थ 24 आवर्स में करती है, और बिलियन ऑफ ईयर से हमारी अर्थ रोटेट करती जा रही है, जिसकी वजह से एक पोलर फ्लीइंग फोर्स क्रिएट होती है और वो कॉन्टिनेंट्स को वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करवा रही है। देखिए, न्यूटन ने 1700 समथिंग में ही अपने लॉज दे दिए थे ग्रेविटेशन का एंड एक्सेट्रा। अब इस टाइम पर उनके लॉज का इस्तेमाल करके आप इन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते थे। तो जब साइंटिस्ट्स ने टाइडल फोर्स और पोलर फ्लीइंग फोर्स को कैलकुलेट किया, तो मेरे भाई पता यह चला कि अगर आप इन दोनों फोर्सेस को जोड़ दो और 100 बिलियन ईयर तक भी अप्लाई कर दो, तब भी इतनी एनर्जी, इतनी फोर्स नहीं बनेगी कि वो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स को इस तरीके से हिला पाए। सो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग उन्होंने बिल्कुल गलत दी, और यही एक रीजन रहा कि उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इट वॉज रिजेक्टेड माय डियर फ्रेंड्स उस टाइम पर। लेकिन देखिए, उस समय के कुछ यंग साइंटिस्ट, यंग जियोलॉजिस्ट ऐसे थे जिनके दिमाग में एल्फ्रेड वेगनर का ये आइडिया चला गया, और उसमें से एक नाम था आर्थर होम्स का, जिन्होंने 1927 में दोस्तों प्रोवाइड किया इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? वो थी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। जी हां, 1927 एल्फ्रेड वेगनर लेकर आते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। जी हां, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जिसमें क्या कहते हैं जी आर्थर होम्स? आर्थर होम्स कहते हैं कि देखें, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो फोर्स है वो सन या फिर मून से या फिर अर्थ की रोटेशन से नहीं आ रही है, ना ही वो पोलर फ्लीइंग फोर्स है और ना ही वो टाइडल फोर्स है। ये फोर्स अर्थ के अंदर से ही आ रही है। उनके हिसाब से जो हमारा अपर मेंटल है, जिसको आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसके अंदर कन्वेक्टिव करंट्स हैं, और इन्हीं कन्वेक्टिव करंट्स के ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं। उस टाइम तक जो टेक्टोनिक प्लेट वर्ड था उसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उनके हिसाब से हमारी क्रस्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, और ये छोटे छोटे टुकड़े इन्हीं कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग फ्लोट करते हैं, इन्हीं कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अर्थ के अंदर बताया कि सोर्स है ऑफ ड्रिफ्टिंग, इसीलिए इनका नाम पड़ा कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। देखो, इस थ्योरी को मैंने आपको एनिमेशंस के थ्रू विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। आप एक बार इस एनिमेशन को देखिए एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज दिस थ्योरी। तो देखिए, यहां पर आपको अर्थ दिखती है, अर्थ की आपको यहां पर क्रस्ट दिखती है। पहली क्रस्ट ये है टूटी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि एक तरह से 4 टेक्टोनिक प्लेट आपके सामने है, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे अपर मेंटल में आपको कन्वेक्टिव करंट मैं दिखाता हूं। ये रहे कन्वेक्टिव करंट। अब इन्हीं कन्वेक्टिव करंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं, और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में जिस तरफ कन्वेक्टिव करंट है। अगर कन्वेक्टिव करंट इस डायरेक्शन में है तो प्लेट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां पर भी ऐसा ही है, 2 प्लेट टकरा कर बना रही हैं दोस्तों यहां पर माउंटेन्स। यहां पर एक प्लेट इस तरफ, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, बीच में आप देख रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, नई क्रस्ट यहां पर फॉर्म हो रही है। तो ये थ्योरी प्रोवाइड करी, जी हां दोस्तों, आर्थर होम्स ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अजी ये क्या हो गया? प्रॉब्लम ये थी कि 1927 में हमारे पास ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और ना ही हमारे पास दोस्तों इतना ज्यादा रिसोर्स था टू प्रूव दिस थ्योरी। उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी ऑल दो टाइम पर, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर पाए, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर, यानी कि जो सरफेस है उसके ऊपर जितनी भी रॉक्स हैं वो हिलती हैं यार। कभी पानी से हिल गई, कभी रेन की वजह से इरोजन हो रहा है। सो वी कांट गो टू द डीप फ्लोर्स ऑफ द ओशन। उस टाइम पर जो सबमरीन्स हैं वो बनी नहीं थी प्रॉपरली। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 चेंजेस एवरीथिंग। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास सबमरीन्स भी आती हैं और सबमर्सिबल्स भी आती हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके समुद्र में से सैंपल कलेक्ट करते हैं हैरी हेस एंड डाइट्स। ये 2 साइंटिस्ट थे, ये हैरी हेस हैं, आप देख सकते हैं, और ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं दोस्तों एक नई थ्योरी जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये देखते हैं कि जो मिड अटलांटिक रिज है MOR,
अगर आप वहां से इक्वी डिस्टेंट लुक पोजीशन पर रॉक्स को उठाते हैं, यहां से एक रॉक उठाई आपने, यहां से रॉक उठाई बराबर दूरी पे, तो इन दोनों रॉक्स की एज भी सेम है और इनके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनकी ओरिएंटेशन भी सेम है। यानी कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एक टाइम पर ये रॉक यहां पर एक साथ क्रिएट हुई होगी और उसके बाद सेपरेट हो गई बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग। तो इनकी थ्योरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो प्रूव करती है आर्थर होम्स की कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को, जो प्रूव करती है एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। और इन्हीं सभी थ्योरीज को मिलाकर दोस्तों हमारे पास मॉडर्न व्यूज आते हैं, द मॉडर्न व्यू ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जी हाँ, ये जो मॉडर्न व्यू है, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बनाने में 3 मेजर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन तीनों थ्योरीज को जोड़कर आज की मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई, जिसकी नींव रखी। और दोस्तों ये साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन, मैकेंजी एंड पार्कर। 3 मेजर साइंटिस्ट थे, अलग अलग हैं, पार्कर, ये है मैकेंजी, ये है मॉर्गन। और इन्होंने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एसएसटी, इसको मिलाकर और भी प्रूफ जमा कर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रोवाइड करी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट ड्रिफ्ट्स। कॉन्टिनेंट एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर लोकेटेड है, उस टेक्टोनिक प्लेट के अंदर एक कॉन्टिनेंटल हिस्सा भी हो सकता है और एक ओशियानिक पार्ट भी हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव करंट्स इन द अपर मेंटल, ये टेक्टोनिक प्लेट ड्रिफ्ट करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती है ना, तो उसकी वजह से हमें टेक्टोनिक फोर्सेस देखने को मिलती हैं। जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मर्ज होती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जहां पर ये दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं लाइक दिस, उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं दोस्तों, या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और जहां पर ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास्ट ईच अदर होती हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो आइए मैं इसको भी विजुअलाइज करा दूं आपको थ्रू अ 3D एनिमेशन, जो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं दोस्तों। ऑलरेडी आप देखकर काफी आपको सही लगेगा वो एनिमेशन, एंड मेनी थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू। देखिए, तो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, ये है। तो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये आप देख सकते हैं, जो कि हमारे मेंटल के ऊपर ड्रिफ्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव करंट्स, जो कि कहां पर है, अपर मेंटल के अंदर है। तो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक हमें पहुंचने में लग गए 50 से 60 साल। एल्फ्रेड वेगनर को अपनी लाइफ टाइम में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन अपने मरने के बाद उनको रिकॉग्निशन ज्यादा मिली। सो ये एक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। सो दिस इज द मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, और इसी थ्योरी के बेसिस पर हम क्या कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। दिस इज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पर नई क्रस्ट फॉर्म होती है, और इसीलिए आप इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी या फिर प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। और जहां भी ये होगा, आपको वहां पर वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, या फिर आपको रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि अफ्रीका के अंदर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, या फिर मिडल अटलांटिक रिज है, अटलांटिक ओशन के नीचे बीचों बीच। वहीं दोस्तों यहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें से जो हैवियर टेक्टोनिक प्लेट होती है वो नीचे की तरफ डाइव करती है, जिसको आप कहते हैं सबडक्शन होना। तो यहां पर ये वाली टेक्टोनिक प्लेट जो है ये डिस्ट्रॉय होती है और यहां पर फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। अगर ये कोलिजन समुद्र के नीचे होता है तो आइलैंड आर्क फॉर्म होता है, जैसे कि जापान, जैसे कि इंडोनेशिया। अगर ये कोलिजन होता है दोस्तों कोस्ट पर, यानी कि एक तरफ से ओशियानिक प्लेट और एक तरफ से कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं, तो आपको कोस्ट के पैरेलल फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और उन फोल्ड माउंटेन्स में आपको वॉल्केनोज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एंडीज हैं या फिर रॉकीज हैं यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर। और थर्ड होता है दोस्तों, जी हां, दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। टेक्टोनिक प्लेट ना एक दूसरे टकराती हैं ना दूर जाती हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर। और ये आपको देखने को मिलता है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट में, पाकिस्तान में चमन फॉल्ट भी है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इस थ्योरी को बहुत डिटेल में आपको, बिकॉज अभी हमें दो थ्योरीज को कंपेयर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द केस माय डियर फ्रेंड्स।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर दोस्तों पसंद आया हो और इन दोनों थ्योरीज के बीच में थ्योरी कैसे बनी है उसको भी समझने में बड़ा मजा आया हो दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और यहां पर एज यू कैन सी एक क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं मैं, कैसे फॉलोइंग, इसको आप कर भी सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।